नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का, जिसमें आपको बता दें कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन अब और बड़ा होता जा रहा है और अब बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में राजस्थान के किसान घुस गए हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मांगे नहीं मानने तक नहीं मनाएंगे नए साल का जश्न, सिंघू बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा ने घोटा है लोकतंत्र का गला, 2022 में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई होगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच राजस्थान के किसानों के एक ग्रुप ने राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में जबरन घुसने की कोशिश की। करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन के दौरान करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया। दर्जन भर से ज्यादा किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की गई। हालांकि किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आंदोलनकारी नहीं रुके। दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसान नेताओं का कहना है कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली जाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई की सुविधा। दूसरी ओर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 36 दिनों से टिके हुए हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड और सर्द रातों के साथ साथ बाकी कई चीजों की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें से एक नेटवर्क की समस्या भी है। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई की व्यवस्था हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसान भी अब अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे। सिंघू बॉर्डर पर अब कई जगहों पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं। किसानों ने कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नेटवर्क की समस्या की शिकायत की थी। तभी केजरीवाल सरकार ने किसानों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया था। इससे पहले कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच कल बुधवार को 7वें दौर की बातचीत हुई। बैठक में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांगे नहीं मानने तक नहीं मनाएंगे नए साल का जश्न, सिंघू बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए साल का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, तब तक वह नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। 25 नवंबर से दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध कर रहे पंजाब के एक किसान हरजिंदर सिंह का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक उनके लिए कोई नया साल नहीं है। बुधवार को वार्ता के अंतिम दौर में सरकार ने बढ़ती बिजली की कीमतों और पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को लेकर किसानों की चिंताओं पर बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वह अपनी मांगों के साथ सरकार के पास गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार को उनकी ताकत देखनी है तो वे अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। होशियारपुर के रहने वाले किसान भूपिंदर सिंह ने कहा कि कोठियों और बंगलों में रहने वाले लोग अब सड़कों पर सो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह साल भर भी सड़कों पर रहकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, बीजेपी ने घोंटा है लोकतंत्र का गला, 2022 में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई होगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा ने अपने कृत्यों से लोकतंत्र का गला घोटा है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई लड़ी जानी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता पर भरोसा है कि वह लोकतंत्र को ना कमजोर होने देगी, ना मरने देगी। सत्ता में खतरनाक लोग हैं। लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और समाजवादी व्यवस्था ने भाजपा का कोई वास्ता नहीं है। भाजपा की कुनीतियों से ऊबी जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। भाजपा अब सरकार में अपनी अनियमितताओं की जांच करने के लिए तैयार रहे। सपा नेता किसानों के संघर्ष के समर्थन में शांतिपूर्ण धरने के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल और जेल भेजे गए समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी,
तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उपस्थित थे। पिछले 14 दिसंबर को संघर्षरत किसानों के समर्थन में जब समाजवादी लखनऊ में धरना दे रहे थे, तब पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर पहले बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई घायल हो गए। पुलिस ने जबरन महिलाओं और दिव्यांगों को भी गिरफ्तारी की। 69 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। जेल में अपमानजनक व्यवहार किया गया। समाजवादी पार्टी ने आज उनका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेतृत्व ने आजादी की लड़ाई और आजाद भारत में भी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा और संघर्ष किया है। जेल यातना से समाजवादी झुकते नहीं हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग और आंसू गैस लाठीचार्ज से लोकतंत्र के कारवां को रोका नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का रहा है। भाजपा ने अपने कृत्यों से लोकतंत्र का गला घोंटा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस चाहती है कि विशेष सत्र का आयोजन हो, लेकिन राज्यपाल ने मिलने का समय नहीं दिया। हुड्डा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस चाहती है कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि सत्र आहूत करने के संबंध में राज्यपाल से मिलने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। विपक्ष के नेता हुड्डा ने कहा कि 7 निर्दलीय विधायकों में से 2 पहले ही भाजपा जजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, जबकि जजपा के कई विधायक केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा, हमने राज्यपाल को पहले भी पत्र लिखकर उनसे विशेष सत्र आहूत करने का अनुरोध करते हुए बताया कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, क्योंकि यह सरकार जनता के साथ कुछ विधायकों का विश्वास खो चुकी है। हुड्डा ने कहा, हमें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हमने मुलाकात का समय मांगा, लेकिन हमें बताया गया कि कोविड-19 के कारण वह नहीं मिलेंगे। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मध्य नवंबर में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। हुड्डा ने कहा, मेरे लंबे राजनीतिक सफर में यह पहली बार है कि जब राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए मिलने का समय नहीं दिया। हम एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। हुड्डा ने कहा कि भीषण ठंड में पिछले 36 दिनों से दिल्ली की सीमाओं और राज्य के दूसरे हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी गंभीर स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। विशेष सत्र का आयोजन होने पर ही ऐसा हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी में भगदड़। कांग्रेस लेफ्ट ने कहा, अल्पमत में है ममता सरकार, विधानसभा में साबित करे बहुमत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ दल टीएमसी में मची भगदड़ और ममता बनर्जी के आला मंत्री, एमएलए और नेताओं की बगावत के बाद बीजेपी में शामिल होने की होड़ के बीच विरोधी दल कांग्रेस और लेफ्ट ने दावा किया कि ममता सरकार पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। जिस तरह से टीएमसी से विधायक दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करे, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि राज्य की जनता का कांग्रेस और लेफ्ट पर विश्वास नहीं है। पिछले चुनाव में यह साबित हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, कांग्रेस को 40, लेफ्ट को 32, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को 3 और एक निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। लेकिन हाल ही में टीएमसी से दर्जनों एमएलए और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा, जिस तरह से टीएमसी के विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उससे यह साफ नहीं है कि विधानसभा में वर्तमान में टीएमसी के पास कितने विधायक हैं। क्या ममता बनर्जी की सरकार के पास बहुमत है या सरकार अल्पमत में आ गई है? इसलिए यह जरूरी है कि सरकार विधानसभा का सत्र बुलाए और बहुमत साबित करे। माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा, टीएमसी के कई नेता और मंत्री पार्टी छोड़ दी है। वर्तमान में सरकार के पास कितने विधायक हैं, सरकार को यह साफ करना चाहिए। लेफ्ट और कांग्रेस ने इसके पहले भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था तथा फिर पेश करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली अपमानजनक हार, सहयोगी जेजेपी का नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को एक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। गठबंधन को बुधवार को प्रदेश में 2 नगर निगमों में महापौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को एक नगरीय निकाय में जीत मिली। सोनीपत नगर निगम में विपक्षी कांग्रेस ने महापौर का पद जीता, जबकि पंचकुला नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई। अंबाला नगर निगम में कांग्रेस के बागी विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस की उपिंदर और अहुलवालिया को 2057 वोटों के अंतर से हराकर पंचकुला के महापौर का चुनाव जीता। गोयल को 49,860 वोट मिले, जबकि अहुलवालिया को 47,803 वोट मिले। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा की वंदना शर्मा को 7,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। महापौर सीट के लिए कांग्रेस के निखिल मदान ने सोनीपत में बीजेपी के उम्मीदवार ललित बत्रा को 13,818 वोटों से हराया।
हालांकि रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भाजपा की पूनम यादव ने निर्दलीय उपमा यादव को 2087 मतों से हराया। उकलाना नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता। सांपला में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पूजा ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज की। रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा नगर समिति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार संदीप बोहरा को 632 मतों से हराकर अध्यक्ष बने। सिंह को 3048 वोट मिले, जबकि बोहरा को 2416 और जेजेपी के मान सिंह को 1657 वोट मिले। पिछले महीने सोनीपत जिले की बरौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। रविवार को नगर निकाय चुनावों में लगभग 60% मतदान हुआ था। भाजपा ने रेवाड़ी की नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष उम्मीदवार के अलावा तीनों नगर निगम सीटों पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों को खड़ा किया था। इसने वार्ड चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीनों निगमों का मेयर चुनाव और रेवाड़ी का नगर पालिका चुनाव लड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति, तेजस्वी को समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार रात को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर मंथन कर अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई है। इनमें राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कृषि संशोधन बिलों को रोके जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 जनवरी को धरना देने का फैसला किया गया है। 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सप्ताह भर तक गाँव-गाँव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के 3 संशोधन विधेयक और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन को कुर्की से बचाने वाले विधेयक को अभी तक राज्यपाल ने आगे नहीं भेजा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना तथा कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने मंत्रियों को टास्क दिया कि वे अपने अपने विभाग का रिव्यू कर नए साल में हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्लूप्रिंट तैयार करें। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत कृषि कानूनों को लेकर पहले भी केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमलावर रहे हैं। वे लगातार ट्वीट के माध्यम से समय समय पर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर और आक्रामक तरीके से किसानों के साथ आकर उनकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का दावा, केंद्र ने माफ किए खरबों रुपए, इतने में 11 करोड़ परिवारों को मिलते 20-20 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के खरबों रुपए माफ कर दिया। उनका दावा है कि जितने रुपए माफ किए गए हैं उतने में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए मिल सकते थे। बता दें कि कोरोना संकट काल के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से बार-बार अपील की थी कि वह लोगों को कम से कम 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करें। राहुल के इस प्रस्ताव का नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी समर्थन किया था। वायनाड सांसद ने गुरुवार को ट्वीट किया कि 23 खरब 78 अरब 76 करोड़ रुपए का कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ किया। इस राशि से कोविड से मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की असलियत। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसान संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के किसान विश्वास नहीं करते। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्व के कुछ बयानों का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 50 दिन दीजिए, नहीं तो हम कोरोना वायरस के खिलाफ 21 दिनों में युद्ध जीतेंगे। ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न किसी चौकी पर कब्जा किया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, मोदी जी की असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण उन पर किसान विश्वास नहीं करते। उन्होंने ट्विटर पर ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्न भी पोस्ट किया और जवाब के लिए 4 विकल्प दिए। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वह किसान विरोधी हैं, उनको पूंजीपति चलाते हैं, अहंकारी हैं या फिर इनमें सभी सही है। गौरतलब है कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर अलग अलग राज्यों के किसान पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भाजपा का विरोध। जी हां दोस्तों, केरल में आज विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच केरल में विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखा। हालांकि भाजपा ने इसका विरोध किया है। केरल विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। केरल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट करती है कि यदि यह आंदोलन जारी रहा तो यह केरल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर अन्य राज्यों के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल भूखा रहेगा। विधानसभा में रखा गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा होना राज्य सरकार का कर्तव्य है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि आंदोलन खराब मौसम के बीच हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा तीनों कानून केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों की मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 36वें दिन पहुंचा किसानों का आंदोलन। सिंघू बॉर्डर के साथ 3 अन्य जगहों पर जमा है किसान। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 36वें दिन में प्रवेश कर गया है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के साथ दिल्ली, गाजीपुर और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। फिलहाल दिल्ली 3 ओर से किसान प्रदर्शनकारियों से घिरी हुई है। वहीं बुधवार को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसमें सरकार ने किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। यह अलग बात है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर ठंड का काफी असर देखा गया। करीब 11:30 बजे तक किसान अपनी रजाइयों में ही बैठे रहे। कोई भी किसान धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई किसान नेता भी मंच पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अमूमन इस समय तक मंच पर नारेबाजी शुरू हो जाती थी। ठंड की वजह से किसानों ने अपना कार्यक्रम कुछ देर बाद शुरू किया। दोपहर में जब धूप निकली तो किसान धरना स्थल पर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर 3 दिन से प्रदर्शनकारियों की संख्या घटती जा रही है। वीकेंड पर पंजाब से यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके बाद से प्रदर्शनकारियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। बुधवार को भी सर्विस लेन से किसान वापस पंजाब तो जा रहे थे, लेकिन सिंघू बॉर्डर आने वालों की संख्या ना के बराबर थी। सिंघू बॉर्डर से पंजाब जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस वजह से सर्विस लेन पर काफी समय तक जाम भी लगा रहा। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर के बाद पुलिस भी काफी सतर्क हो गई थी। पुलिस ने शाम को एक रास्ते को बंद भी कर दिया। बृहस्पतिवार को भी यहाँ पर पुलिस सुरक्षा कड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को लगा झटका। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली सीमाओं के नजदीक कृषि कानूनों पर हजारों की तादाद में एकजुट होकर किसानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को पड़ोसी हरियाणा के नगर निगम चुनावों में झटका लगा है। सत्ताधारी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में मेयर पद से हाथ धोना पड़ा है। राज्य चुनावों के साल भर बाद इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेरा में हार गई है। रविवार को अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी के धारूहेरा और रोहतक के सांपला और हिसार के उकलाना में स्थानीय चुनाव हुए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। कांग्रेस ने 14,000 वोटों के अंतर से सोनीपत में जीत दर्ज की है। निखिल मदान सोनीपत का पहला मेयर होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लोगों के गुस्से के चलते बीजेपी की यह हार हुई है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा 8,000 वोटों से जीत के बाद मेयर बनने जा रही हैं। वह एचजेपी चीफ और पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। उनके बेटे मनु शर्मा जेसिका लाल हत्या केस में सजा सुनाई गई थी। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने पंचकुला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही बीजेपी को रेवाड़ी नगर परिषद के प्रधान पद पर भी जीत मिली है, जबकि 3 सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। रोहतक के सांपला नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद पर बीजेपी उम्मीदवार सोनू को निर्दलीय पूजा ने बड़े अंतर से शिकस्त दी है। निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस यहां सिंबल पर नहीं लड़ी थी, जबकि उकलाना में नगर पालिका चेयरमैन के लिए निर्दलीय सुशील साहू विजयी रहे हैं। उन्होंने जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की 2 मांगों पर झुकी सरकार, 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह बेलरी ने कहा कि सरकार ने पराली और बिजली से जुड़ी 2 मांगे मान ली हैं। सरकार इन दोनों से जुड़े प्रावधान वापस लेने को सहमत हो गई है। बाकी 2 मांगे कृषि कानून निरस्त करने और एमएसपी पर गारंटी पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। आज की बैठक में जिन 4 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें 2 मुद्दों का हल निकल गया है। जिन 4 मुख्य मुद्दों पर बातचीत चली वे हैं
पहला, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। दूसरा, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए। और तीसरा, एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत कार्रवाई के दायरे से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी गो बैक के लगाए नारे। जी हां दोस्तों, असम के होजोई जिले कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों नेताओं और सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, बेरोजगारी और किसान विरोधी कानून की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने होजई के शंकर देवनगर में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने धरना दिया। इन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बीजेपी गो बैक, सोनोवाल सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शीलादित्य देव मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों को आवश्यक मूल्यों में वृद्धि के लिए जमकर लताड़ा है। माल, ईंधन, बेरोजगारी की समस्या को हल करने में नाकाम रही बीजेपी सरकार और विवादास्पद कृषि कानून पर विवाद के लिए राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।